नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। और टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस सेट 3 लेकर हम आज आए हैं आपके सामने। टोटल क्वेश्चंस 10 हैं। इससे पहले कि हम आगे फॉरवर्ड हों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होते हैं। यह कथन दिया गया है। ए. टर्मन एवं ओडन द्वारा, बी. कैरल एवं मॉर्टेंसन द्वारा, सी. R.W. टेलर द्वारा, या डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि R.W. टेलर द्वारा यह कथन दिया गया है कि बच्चों में विशेष गुणवत्ता विशिष्ट होती है। तो प्रश्न 2 जो कहता है वो कहता है कि बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें कब देनी चाहिए। ए. कार्य समाप्त होने के पश्चात देनी चाहिए, बी. कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, सी. कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, या डी. इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पुनर्बलन के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि रीइंफोर्समेंट के लिए कि वह कितना सही है कितना गलत जा रहा है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए जानकारी कि वह किस लेवल पे प्रोग्रेस कर रहा है। अगला प्रश्न कहता है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। अधिगम अक्षम से अर्थ है कि वो उस क्वेश्चन को या उस सब्जेक्ट को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या करेंगे। ए. उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, सी. उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, या उसकी बैठक व्यवस्था का बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 14 कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए. विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, बी. ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, सी. राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, और डी. परीक्षाओं के में लचीलापन। देखिए, बी, सी और डी तीनों सकारात्मक पॉइंट हैं। हमें ज्ञान का बाह्य बाह्य चीज़ों से भी जोड़ना है, प्रजातांत्रिक मूल्यों से भी, और लचीलापन भी। तो यहाँ ए ऑप्शन, यानी कि विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ऑप्शन सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि अब उनकी लैंग्वेजेस को डेवलप करने के लिए, विशेष रूप से शहरी बच्चों को जो कि एकाकी परिवार में रहते हैं, उनकी वोकेबलरी को विकसित करने के लिए हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन हैं, ए. उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, बी. भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए, सी. लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए, या डी. उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, ये सारे ही ऑप्शन इसके लिए सही रहेंगे। तो आंसर रहेगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी तरह के हमें प्रयास करने चाहिए बच्चों की भाषाई यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या स्टेप्स लिए हैं। ए. विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, बी. विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, सी. अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, डी. अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई है। तो दोस्तों यहाँ जो सही ऑप्शन रहेगा वो विशेष पाठ्यक्रम की बजाय विशेष प्रशिक्षण, उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट रहेगा कि हमें बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, उनको उस लेवल पे मैच्योरिटी दिलवाने के लिए देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले कि हम ऑप्शंस को डिस्कस करें, मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि 2016 में मेरा केवी का प्री मेंस क्लियर हुआ और मैं इंटरव्यू में पहुंचा। तो इंटरव्यू में मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि अगर आपकी कक्षा में किसी बच्चे ने क्लास में ही टॉयलेट कर दिया है और क्लास बहुत ज़ोर से शोर कर रही है तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे।
तो मैंने फ़ोकस किया बच्चे पर। मैंने कहा कि मैं बच्चे को लूँगा और उसे चुप कराऊँगा। पर वहाँ जो वो उत्तर चाहते थे वो ये चाहते थे कि मैं सबसे पहले क्लास को शांत करवाऊँ और फिर जाके बच्चों को फोकस करूँ। हालांकि ये मेरा प्रश्न गलत रहा, फिर भी बाकी सारे ऑप्शन सही होने की वजह से मैं मेरिट में हिट कर गया और मेरा KVS में 2016 में सिलेक्शन हुआ। यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो हैं, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, सी उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे या उसके माता पिता से बात करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ सही रहेगा, उसके चुप रहने के कारण जानने का प्रयास करेंगे। हमेशा शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि आप पहले वस्तु स्थिति का कारण जानें। तो अगला प्रश्न जो स्थिति में आता है वो आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है, यानी कि आप जो कॉन्टिन्यूस और समेटिव लर्निंग है वो मूल्यांकन है, आप उससे क्या समझते हैं। ए, नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना। बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। सी, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना। डी, अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो देखिए यहाँ जो बात की जा रही है वो की जा रही है बी, यानी सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सहशैक्षिक यानी कि को कैरिकुलर एंड कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को दोहराना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड स्टडी जो कि अभी आजकल वर्तमान में चल रही है उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं दिया गया है। ए है गृह कार्य प्रदान करना, यानी कि होमवर्क असाइन करना। बी, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। सी, बालक के अनुभवों को प्राथमिकता प्रदान करना। या डी, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो देखिए 20th का ए ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, क्योंकि गृह कार्य प्रदान करना कहीं से कहीं तक भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। वो कहता है कि सब कम से कम उसको होमवर्क दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, वो पूछा गया है कि परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, यानी कि उससे जब हम उनका मूल्यांकन करें, उनका एग्ज़ाम ले तो कैसे क्वेश्चंस हो। ए, स्मृति एवं समझ आधारित। तो देखिए बी ऑप्शन कहता है वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत। सी, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। या डी, केवल वस्तुनिष्ठ। तो यहाँ जो है वो ऑप्शन सी, यानी कि समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, यानी कि उसने टीचर की समझाई हुई चीज़ों को किस तरीके से ग्रहण किया है और उसे अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। अनुप्रयोग यानी कि कैसे उसको लाइफ में लागू करेगा। तो सी ऑप्शन है। तो इस सीरीज़ का एंड हम एक बहुत अच्छे विचार के साथ कर रहे हैं कि अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैं और कर सकता हूँ तो आप आगे बढ़ें। इसी विचार के साथ मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें टीचिंग रिलेटेड और अदर ग्रुप सी एग्ज़ाम से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।